92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उमेश पंत की लिखी कहानी चंदू गाइड। चाय की गुमटी के बाहर एक बेंच पे बैठे यही कोई 40 की उम्र के प्रोफेसर यशपाल कुछ परेशान लग रहे थे। चारों ओर हरे भरे पहाड़ों से आ रही ठंडी ठिठुरन भरी हवा से शीशे के ग्लास में भरी गरम गरम चाय कुछ राहत तो दे रही थी, पर दिमाग में यही चल रहा था कि आंखों के ठीक सामने बहुत दूर वो जो बर्फ से ढका पहाड़ दिख रहा है, वहां तक उन्हें पहुंचाएगा कौन। प्रोफेसर यशपाल इन दिनों एक जानलेवा रोग की दवा बनाने में जुटे थे और उस दवा में मेन कंपोनेंट के रूप में जिस पौधे का रस प्रयोग होने वाला था वो दारमा वैली नाम की उसी पहाड़ी घाटी में कहीं उगता था। पिछले 3 दिनों से इसी आशा में रोज सुबह सुबह अपने होटल से निकल जाते कि आज तो उनको कोई न कोई गाइड मिल ही जाएगा, लेकिन जैसे ही शाम होती वो निराश होकर अपने होटल में वापस लौट आते। चाय वाले ने तीसरा ग्लास प्रोफेसर साहब को पकड़ाते हुए कहा, साहब आप ना फालतू फंड में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिस जगह आप जाना चाहते हैं ना, वहाँ 5 साल से कोई नहीं गया है। बगल में बैठे एक बूढ़े से आदमी ने कहा, एक आदमी के साथ एक लेडी गई थी बहुत पहले, पर फिर वो कभी लौटी ही नहीं। आर्मी वाले जब हेलीकॉप्टर लेके उसको ढूंढने गए तो एक हाथ बर्फ में दबा मिला, उसकी बाकी बॉडी गायब थी और उस आदमी का तो आज तक पता नहीं चला सर। चाय वाले ने अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ी करते हुए प्रोफेसर साहब की आंखों में घूरते हुए कहा, साहब वो जगह ना बहुत खतरनाक है, वहां कोई नहीं ले जाएगा आपको, आप वापस लौट जाओ। पर प्रोफेसर साहब के दिमाग में तो जैसे कोई जुनून सवार था। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं, वहां मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो फिर अकेले चले जाओ साहब, हम में से कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, बूढ़ा आदमी मुंह फेरते हुए बोला। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर पीछे दूर सड़क से आती एक आवाज ने इस सन्नाटे को तोड़ा। दूर से किसी के गालियां देने या शायद लड़ाई करने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी प्रोफेसर यशपाल ने देखा कि वहां एक आदमी था जो उस पहाड़ी रास्ते पे ढलान में तेजी से भाग रहा था, बीच बीच में मुड़ के कुछ चिल्ला भी रहा था। दोनों तरफ से आ रही ये चिल्लाने की आवाज पहाड़ों से टकरा के वातावरण में एक अजीब सी आवाज घोल रही थी। कौन है ये? प्रोफेसर यशपाल ने चाय वाले से पूछा, लेकिन चाय वाला जब तक मुड़ के देखता तब तक वो आदमी कहीं गायब हो चुका था। प्रोफेसर यशपाल अपनी जगह पे खड़े होकर उस चट्टानी रास्ते की तरफ गौर से देखने लगे। चाय वाले ने बेंच पे बैठे उस बूढ़े आदमी की तरफ ऐसी नज़र से देखा जैसे प्रोफेसर साहब ने कोई अजीब सी बात कही हो। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद वो बूढ़ा आदमी बोला, साहब उस चट्टान की तरफ तो कोई नहीं जाता है। प्रोफेसर यशपाल चौंके, क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? चाय वाले ने एक बार फिर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा, फिर प्रोफेसर यशपाल के कानों के पास अपना मुंह लाके फुसफुसा के बोला, बुरी ताकतों के वश में है वो इलाका, जरा बच के रहिएगा साहब। ये कह के वो बूढ़ा आदमी उठा और चाय वाले को पैसे दे के सामने से आती पगडंडी पे चल दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि प्रोफेसर यशपाल दारमा नाम की उस बर्फीली घाटी में जाना चाहते हैं जहां पिछले कई सालों से कोई नहीं गया। कई दिनों से इंतजार करने के बाद आज भी उनको जब कोई गाइड नहीं मिला तो वो निराश होकर होटल की तरफ लौट आए। अब आगे। प्रोफेसर यशपाल जब विज्ञान का पहला सबक सीख रहे थे, उन्होंने तभी से भूत प्रेत और अच्छी बुरी ताकतों पर भरोसा करना छोड़ दिया था। होटल की तरफ लौटते हुए वो उस आदमी की वेशभूषा के बारे में सोच रहे थे जिसे उन्होंने अभी अभी भागते हुए देखा था। आमतौर पर जिस तरह के कपड़े उन्होंने यहाँ के लोगों को पहने हुए देखा था, उसके कपड़े वैसे नहीं थे। विदेशों में सर्दियों में जिस तरह के ओवरकोट पहने जाते हैं, उस आदमी ने वैसा ही एक ओवरकोट पहना हुआ था और उसका कद भी यहाँ के आदमियों के औसत कद से काफी ज्यादा था।
प्रोफेसर यशपाल सोच ही रहे थे कि उनकी पत्नी सोनल का फोन आ गया। वो घबराई हुई लग रही थी। यश, मैंने गूगल किया था दरमा के बारे में, वो जगह सेफ नहीं है। यश, तुम प्लीज वापस आ जाओ। अरे ऐसा क्या पढ़ लिया तुमने सोनल? प्रोफेसर यशपाल को सोनल की बेवजह घबराहट पे हंसी आ रही थी। तुम हंस रहे हो? मैं यहाँ टेंशन से मरी जा रही हूँ। पिछले 3 महीने में 15 टूरिस्ट मर चुके हैं उस इलाके में। डू यू नो दैट? और वो मौतें कोई यूजुअल एक्सीडेंट नहीं है यशपाल। दैट वैली इज हॉन्टेड। सोनल ने एक सांस में सब कह दिया था। प्रोफेसर यशपाल ये सब सुनने के मूड में नहीं थे। देखो, सारी रूमर्स हैं, तुम डॉक्टर होके कैसे सब बकवास में यकीन कर सकती हो? प्रोफेसर यशपाल ने झल्ला के फोन रख तो दिया, पर वो जानते थे कि सोनल का डर जायज है। हालांकि बुरी शक्तियों वगैरह वगैरह की बात से वो सहमत नहीं थे, पर उस इलाके की भौगोलिक बनावट कुछ ऐसी थी कि वहां जाना खतरा मोल लेना था। पर वो ये भी जानते थे कि अगर दवा बनानी है, और ऐसी दवा जो हजारों लोगों की जान बचा सकती है, तो ये रिस्क उनको लेना पड़ेगा। उनका बस चलता तो वो अकेले ही निकल पड़ते, लेकिन लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे, जहां दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं रहता, बिना रास्ते की जानकारी के जाने की सोचना भी अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक करने की तरह था। यशपाल चाहते थे कि वो वहां जाए भी और सुरक्षित वापस लौट के वो दवा भी तैयार करें। इस दवा पे काम करने के चलते पिछले कई महीनों से वो कई रात सोए नहीं थे। उनकी पत्नी ने एक बार उनसे कहा भी था, तुम ना ये मेडिसिन बनाते बनाते एक दिन पागल हो जाओगे। यशपाल ने झल्लाते हुए कहा था, तुम जानती हो ना, पिछले 6 महीनों में केवल रायगांव में 35 से ज्यादा लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। और सोनल, मेरे पापा केवल इस वजह से समय से पहले चल बसे क्योंकि इस बीमारी की कोई दवा नहीं थी। मैं नहीं चाहता किसी और के साथ ऐसा हो। सोनल बस इतना कह सकी, तुम मान क्यों नहीं लेते यश कि कुछ चीजें इंसान के हाथों में नहीं होती? सोनल, अगर एक साइंटिस्ट तुम्हारे भगवान पे सब कुछ छोड़ देना तो फिर पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। और आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दवा बना के रहूंगा। तुम चाहो तो शर्त रख लो। पूरे विश्वास के साथ कह तो दिया था प्रोफेसर यशपाल ने, लेकिन आज वो विश्वास डगमगाता हुआ दिख रहा था। सोनल का भी 2-3 बार फोन आ चुका था। उसको चिंता हो रही थी। रात का यही कोई 8 बजा होगा। बाहर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। झींगुरों की आवाज होटल के कमरे तक आ रही थी। प्रोफेसर साहब बिस्तर पे बैठे कुछ नोट्स बना रहे थे कि अचानक कमरे की लाइट चली गई। फोन की लाइट से उन्होंने उजाला करने के लिए मोमबत्ती या माचिस ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। तभी दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज आई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि प्रोफेसर यशपाल अपने होटल लौटे। उन्हें अपनी पत्नी को दी गई शर्त याद आ रही थी, जिसमें उन्होंने उस जानलेवा बीमारी की दवा खोजने का फैसला लिया था जिससे उनके अपने पिता की मौत हो गई थी। रात के अंधेरे में वो कुछ सोच ही रहे थे कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। अब आगे। अंधेरे में बचते बचते प्रोफेसर यशपाल दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। सर और चेहरे को ढकती मंकी कैप पहने और अपने पूरे शरीर को कंबल से ढका हुआ वो आदमी एक लालटेन लिए हुए था। कौन हो तुम? यशपाल ने चौंकते हुए कहा। साहब, बाहर लोगों से सुना कि आप दारमा वैली जाना चाहते हैं। आप चाहें तो मैं आपको लेके चलता हूं। उन्होंने एक बार उसको सर से पांव तक देखा और पूछा, अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? चंदन पांडे। वैसे लोग मुझे चंदू गाइड के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेसर यशपाल अंधेरे में उस आदमी का चेहरा अपनी आंखों से टटोलने की कोशिश करते हुए बोले, चलना है तो बताइए, वरना मैं जा रहा हूं। चंदू नाम के उस आदमी ने मुड़ते हुए कहा। कब चलोगे? प्रोफेसर यशपाल कुछ हड़बड़ाते हुए बोले। उस आदमी ने कहा, कल सुबह 4:30 बजे ठीक बस स्टेशन के पीछे पुराने डाकघर के पास आ जाना। देर हुई तो मैं नहीं मिलूंगा। अपनी भारी आवाज में इतना कह के चंदू चला गया। प्रोफेसर यशपाल हैरान थे। चंदू नाम का अजनबी अचानक उनको एक भरोसा दिला के चला गया था, लेकिन
उसकी वेशभूषा और बात करने के तरीके में एक अजीब सी बात थी। उसके बारे में सोचा तो कुछ पहचाना सा लगा था वो। तभी उनको कंबल के अंदर पहना हुआ वो कोट पहचान में आ गया जो उस आदमी ने पहना था, जिसको उन्होंने चाय की गुमटी से दूर चट्टान पे भागते देखा था। प्रोफेसर यशपाल कुछ देर तक सोचते रहे, उनको इस आदमी पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं, उनको जाना चाहिए कि नहीं। पर बहुत सोचने समझने के बाद वो एक ही नतीजे पे पहुंचे कि कोई दूसरा विकल्प उनके पास है ही कहां। दूसरे दिन सुबह सुबह अंधेरा रहते ही प्रोफेसर साहब पोस्ट ऑफिस के सामने पहुंच गए। धीरे धीरे पौ फटने लगी। सूरज की हल्की हल्की रोशनी पेड़ों से छन के आने की कोशिश कर रही थी। प्रोफेसर यशपाल ने आसपास देखा। वहां दूर दूर तक उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पुराने जंग लगे लेटर बॉक्स के पास पहुंच के उन्होंने आवाज दी, चंदू। अगले ही पल अचानक अंधेरे और उजाले के बीच झूलती सवेरे की चादर को चीरता वही अनजान आदमी उनकी ओर चला आ रहा था। कंबल ओढ़े, सर और चेहरे को ढकती मंकी कैप पहने। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि चंदू गाइड नाम का वो शख्स प्रोफेसर यशपाल के होटल के कमरे में आया और उसने प्रोफेसर साहब को दारमा नाम की उस दुर्गम घाटी में ले जाने की बात कही। प्रोफेसर साहब खुश भी थे और हैरान भी। दूसरे दिन सुबह वो चंदू गाइड के साथ दारमा वैली की तरफ जाने के लिए तैयार खड़े थे। अब आगे। प्रोफेसर साहब के पास पहुंचते ही चंदू अपनी भारी और रूखी सी आवाज में बोला, अच्छा क्या टाइम पे आ गए, अब जल्दी चलो, इससे पहले कि उजाला हो जाए मैं ऊपर पहुंचना होगा। फिर चंदू ने प्रोफेसर को सामने एक पुराने टीन के बोर्ड को हटाने का इशारा किया और उन्होंने जब उसको हटाया तो देखा कि वहां एक छुरा निकला। उस छुरे को प्रोफेसर साहब ने अपने हाथों में लिया और हैरानी से चंदू की ओर देखा। वो बोला, इसे रख लो अपने पास। प्रोफेसर यशपाल तेज धार वाले उस एक हाथ जितने लंबे छुरे को देख के एक पल को घबरा गए। बोले, इसकी क्या जरूरत है? चंदू ने प्रोफेसर यशपाल की आंखों में झांक के कहा, बयाबान में कौन चीज कब काम आ जाए कुछ पता नहीं चलता प्रोफेसर साहब, चुपचाप रख लो। चाकू हर वक्त अपने हाथ में रखना, जब जरूरत पड़ेगी तो समझ आ जाएगा। अभी पहली बार प्रोफेसर साहब को चंदू का चेहरा पास से दिखाई दिया था। उसकी दाईं आंख के ऊपर कटे का एक गहरा निशान था। बड़ी बड़ी मूछें, बेतरतीब बढ़ी हुई दाढ़ी। प्रोफेसर यशपाल कुछ देर खामोशी से उसके पीछे चलते रहे। इस सन्नाटे से उनको एक अजीब तरह की घबराहट हो रही थी। उन्होंने खामोशी को तोड़ने के लिए अपने पर्स से एक तस्वीर निकाल के चंदू को दिखाते हुए कहा, अच्छा सुनो, यह है वो पौधा जिसको मुझे ढूंढना है। चंदू ने एक झलक उस तस्वीर को देखा, फिर बोला, मैं जानता हूं ये कहाँ मिलेगा, आप बस पीछे पीछे चलते रहो। फिर कुछ सोच के वो आगे बोला, और हाँ, आप उस जानलेवा बीमारी की दवा बना रहे हैं, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मैं जैसा कहूं बस वैसा करना। घने जंगलों को पार करते हुए, झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए लगभग पूरा दिन खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद प्रोफेसर यशपाल एक ऐसी घाटी में थे जहां दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। यहां इतना गहरा सन्नाटा फैला हुआ था कि अपनी सांस लेने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। मुंह से कहा गया एक एक शब्द पहाड़ों से टकरा के ऐसे गूंजने लगता जैसे हजारों अदृश्य लोग चारों ओर से उसको दोहरा रहे हों। इस रहस्यमय बर्फीले पहाड़ी दर्रे के पास आगे दो रास्ते जा रहे थे। चंदू दाएं रास्ते की ओर बढ़ा तो प्रोफेसर साहब ने हाथ में पकड़े नक्शे को देख के चौंकते हुए कहा, एक मिनट, नक्शे के हिसाब से तो पौधा इस ओर मिलेगा। ये कहते हुए वो बाईं ओर वाले रास्ते पे निकल गए। रास्ता बहुत खतरनाक था। बस एक आदमी के चलने जितनी जगह थी और दूसरी ओर हजारों मीटर गहरी खाई। एक छोटी सी असावधानी जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा।
दूर दूर तक चंदू कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरे रास्ते पर चला गया था शायद। प्रोफेसर साहब चंदू को आवाज लगा ही रहे थे कि अचानक उनका पैर फिसला और उनके मुंह से जोर की चीख निकल गई। नीचे एक डरावनी मौत उनका इंतजार कर रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए प्रोफेसर यशपाल चंदू गाइड के साथ एक बर्फीली चट्टान तक आ पहुंचे थे। लेकिन तभी प्रोफेसर यशपाल एक ऐसे रास्ते पे जाके फिसल गए जहां गहरी खाई में मौत उनका इंतजार कर रही थी। अब आगे। लेकिन तभी अचानक जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ में रखे हुए चाकू को उन्होंने बिना कुछ सोचे बर्फ पे गड़ा दिया था। उस चाकू को कस के पकड़ के वो दरकती बर्फ के उस पहाड़ पे किसी तरह टिके हुए थे। उनकी चीख सुन के चंदू ने अपनी लंबी टांगों से जैसे कहीं दूर से छलांग लगाई हो। उसने अपनी जेब से एक रस्सी निकाली और प्रोफेसर साहब की ओर फेंक दी। फिर उसको लगा जैसे एक अदृश्य ताकत ने झटके से उनको वापस रास्ते की ओर खींच लिया हो। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी मौत के इतने नजदीक जाके वो लौट आए थे। उनके पैर अब भी डर से बुरी तरह कांप रहे थे। सांस बेहद तेज चल रही थी। चंदू नाम के इस पागल आदमी ने उनको मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। मैंने कहा था ना मेरे पीछे पीछे चलो। साहब ये पहाड़ है, यहाँ नक्शे पे नहीं तजुर्बे पे भरोसा करना होता है। चंदू गुस्से में लग रहा था। इतना कह के वो ऐसे आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रोफेसर साहब उसके पीछे पीछे चल दिए। इस बार उसका इस तरह रुखाई से बात करना उनको खल नहीं रहा था। चंदू भले ही पागल हो, सरफिरा हो, लेकिन उनको वो अब एक अच्छा आदमी लगने लगा था। कुछ देर में जब वो कुछ संभल पाए तो उन्होंने चंदू से पूछा, चंदू इस गांव में मेरी किसी ने मदद नहीं की, फिर तुम क्यों मेरे साथ आए? अरे डरपोक हैं सारे के सारे, चोर हैं सब, चोर। चंदू की आवाज में गुस्सा भरा हुआ था। रिसर्च करने आई थी वो यहाँ, यहीं इसी पहाड़ पे लेके आया था मैं उसको। न जाने कौन कौन सी पत्तियां चाहिए थी उसे। कहती थी पूरे 62 तरीके की पत्तियों की लिस्ट है उसके पास। सब मिल गई तो अमेरिका जाके उसको रिसर्च करने का मौका मिलेगा। 50 से ज़्यादा मिल भी गई थी, लेकिन अच्छा नहीं हुआ बेचारी के साथ। क्या हुआ उसे? प्रोफेसर यशपाल ने कहा। कातिल कहते हैं मुझे उसका। कहते हैं मैंने मार दिया उसको। चंदू की आवाज़ रुआंसी होती जा रही थी। उसका गला भरने लगा था। मैं क्यों मारता उसको? एक घाटी है कुछ आगे चल के, वहीं से गुजर रहे थे हम दोनों। अचानक देखा कि कहीं दूर से एक तेज हवा का झोंका आ रहा था। वो झोंका अपने साथ जैसे बर्फ का पूरा पहाड़ बहा के ला रहा हो। इतना खतरनाक बर्फीला तूफान मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था साहब। अचानक मैंने देखा कि ठीक मेरे पीछे जा रही उस लड़की को उस तूफान ने उठा के दूर किसी चट्टान पे पटक दिया था। प्रोफेसर यशपाल के रोंगटे खड़े हो गए थे। चंदू बोलता जा रहा था। मैंने कितना ढूंढा, उसकी लाश तक नहीं मिली मुझे। बाद में हेलीकॉप्टर वगैरह आए तो बस हाथ बर्फ के नीचे मिला उनको। प्रोफेसर यशपाल ने कुछ डरते हुए पूछा, तुम कैसे बच गए चंदू? चंदू कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने मुड़ के प्रोफेसर को देखा। लंबी कहानी है, आपको खुद पता चल जाएगा। पहले जो काम करने आया वो तो पूरा कर लो प्रोफेसर साहब। ये कह के वो जोर जोर से हंसने लगा। कुछ दूर चलने के बाद चंदू और वो एक घाटी के पास आ पहुंचे थे। तभी चंदू अपनी जगह पे रुक गया। फिर अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोला, साहब वो सामने पहाड़ देख रहे हो ना, वही है वो खूनी पहाड़ जहां पे उस लड़की की मौत हो गई थी। तड़प तड़प के मरी थी साहब। उसका छटपटाता चेहरा, उसकी चीख यहां आज भी सुनाई देती है मुझको। चंदू जैसे अपनी आंखें बंद करके सचमुच कुछ सुनने लगा था। फिर आंखें खोल के उसने पूछा, आपको भी कुछ सुनाई दे रहा है प्रोफेसर साहब? चंदू ने अभी कुछ देर पहले प्रोफेसर साहब की जान बचाई थी। प्रोफेसर साहब को अंदर से भरोसा था कि यह आदमी उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं करेगा, लेकिन इसकी इन हरकतों को देख के थोड़ा डर भी लग रहा था।
कितना दूर है अभी? वो कुछ घबराए से लग रहे थे। हो सकता है थोड़ी देर में पहुंच जाओ, हो सकता है कभी पहुंचो ही नहीं। यह कह के चंदू एक बार फिर जोर जोर से हंस दिया, और उतनी ही जोर से उसकी वो हंसी बार बार पहाड़ों से टकरा के वापस प्रोफेसर साहब के कानों में आने लगी। इस बेवक्त बेवजह की हंसी को सुन के प्रोफेसर साहब की घबराहट कुछ और बढ़ गई। उन्हें चाय वाली गुमटी पे कही गई उस बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। बुरी ताकतों के वश में है वो इलाका, जरा बच के रहिएगा साहब। धीरे धीरे दिन बीतता जा रहा था। उन्हें पता भी नहीं था कि वो ठीक ठीक कितने किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं। वो अब इतनी ऊपर आ चुके थे कि अब तक ऊंचाई से दिखाई दे रहे गांव भी अब दिखने बंद हो गए थे। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ और एक अनजान सा सन्नाटा। लेकिन अभी चंदू के पीछे चलने के सिवाय उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो अपने सारे संशय, सारे डर एक किनारे करके चुपचाप उसके पीछे चलते चले जा रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि चंदू गाइड प्रोफेसर साहब की जान बचा चुका था। उसने बताया कि कैसे इस बर्फीले इलाके में तूफान की चपेट में आके एक लड़की की मौत हो गई थी। चंदू की हरकतों को देख के प्रोफेसर साहब घबराने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि कहीं उसके साथ इस खतरनाक जगह पे आके उन्होंने कोई गलती तो नहीं की। अब आगे बर्फ से पटी उस वादी में चंदू के पीछे चलते प्रोफेसर साहब ने देखा कि चंदू एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ चुका था। वो उस बर्फीले पहाड़ के उस आखिरी छोर पे खड़ा बर्फ में कुछ खोज रहा था। वो कुछ आगे चलता और फिर बर्फ में चाकू की नोक की मदद से कुछ ढूंढने लग जाता। अचानक एक जगह पर रास्ता खत्म हो गया। सामने बर्फ की एक चट्टान खड़ी थी। इसके आगे तो रास्ता बंद है, हम सही जा भी रहेंगे नहीं? प्रोफेसर साहब ने घबराते हुए चंदू को आवाज लगा के पूछा। चंदू चुपचाप खड़ा अपने पैरों से बर्फ के उस पहाड़ पे ठोकर मार रहा था। अरे अब जाना कहाँ है? प्रोफेसर साहब ने हैरत से पूछा। इस पहाड़ के उस पार, कह के चंदू ने फिर एक ठहाका लगाया। वही बेवक्त बेवजह का ठहाका। कुछ ही देर में चंदू ने छुरी को उस पहाड़ के टुकड़े पे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। प्रोफेसर यशपाल अब समझ चुके थे कि इस पागल सरफरे आदमी के साथ इस अनजान जगह पे आने की सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। बर्फ की उस चट्टान में खुदे हुए हिस्से की दूसरी ओर से उनको एक तेज रोशनी सी आती दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और थोड़ी देर में बर्फ की एक पूरी परत दरकती हुई नीचे गिराई। सामने एक सुरंग नुमा बड़े से छेद से अचानक चौंधियाती रोशनी प्रोफेसर साहब की आंखों में पड़ी। उनके आगे जो था उसको देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लाल फूलों वाले हरे हरे से सैकड़ों पौधे बर्फीले पहाड़ों के बीच एक मैदान में फैले हुए थे। सामने चटख नीले आकाश के नीचे अचानक उस लाल फूलों से पटे खुले मैदान को देख के प्रोफेसर यशपाल को लगा जैसे वो जन्नत में आ गए हों। उनके इतने सालों की मेहनत रंग लाने वाली थी। उनको अपनी सफलता बहुत पास दिखने लगी थी। अब वो खुशी से भागते हुए उन पौधों के पास चले गए। हाँ, यही तो है वो पौधा जिसको मैं इतने सालों से खोज रहा था। आंखों में चमक लिए उन्होंने चंदू से कहा, शुक्रिया चंदू, सब तुम्हारी वजह से हो पाया। अब जल्दी जल्दी इनको तोड़ने में मेरी मदद करो। नहीं, ये काम आपको अकेले करना होगा। मैं इन पौधों को नहीं छू सकता साहब। चंदू कुछ दूर जाके खड़ा हो गया। ठंड की वजह से उसके मुंह से निकल रही भाप से गिरा उसका चेहरा और भी रहस्यमयी लग रहा था। पर क्यों नहीं छू सकते तुम? प्रोफेसर साहब ने हैरानी से पूछा। चंदू खींच गया। इन सवालों का वक्त नहीं है, अभी 4 बजने वाला है। अगर थोड़ी देर में वापस नहीं गए तो बर्फ इतनी तेज गिरने लगेगी कि चलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ का अंधेरा कितना खतरनाक हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते साहब। जितने पौधे चाहिए जल्दी जल्दी तोड़ लो। प्रोफेसर यशपाल ने तेजी से पौधे समेटने शुरू किए।
अपने साथ लाए पिट्ठू बैग में रखे डब्बे में उन्होंने ज़रूरत के सारे पौधे इकट्ठा कर लिए और काम ख़त्म करके वापस लौटने लगे। लौटते हुए ढलान में उतरना और भी मुश्किल हो रहा था। रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी थी। चंदू बहुत तेज तेज चल रहा था। थकान के मारे प्रोफेसर यशपाल की सांस अब फूलने लगी थी। ठंड से पैर अकड़ने लगे थे, पर चंदू का जोश कम पड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी देखा देखी उन्हें भी हौसला मिल रहा था। कई किलोमीटर चल के जब नीचे कुछ आबादी के निशान प्रोफेसर यशपाल को नजर आए तो उन्होंने राहत की सांस ली। ढलान वाले काली छतों के मकान धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे। रोशनी बिल्कुल जा चुकी थी, पर अंधेरा होते होते प्रोफेसर यशपाल वापस उस कस्बे में पहुंच गए थे। वही पुराना सा पोस्ट बॉक्स सामने था जहां सुबह सुबह चंदू उनको मिला था। प्रोफेसर साहब ने पीछे देखा। घने अंधेरे में उनको दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी से देखने की कोशिश की। चंदू उनको कहीं नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने आवाज लगाई, चंदू, चंदू, कहाँ हो चंदू? कहीं से कोई जवाब नहीं आया। बस उनकी ही आवाज पहाड़ों से टकरा के उन तक लौट आई। तभी उन्होंने देखा कि दूर एक घर में लाइट जली। वहां से एक बूढ़ा सा आदमी उनको अपनी ओर आता दिखाई दिया। क्या हुआ? कौन है वहां? दूर से वो आवाज उनको कुछ पहचानी सी लगी। वो आदमी पास आया तो वो पहचान गए कि ये वही बूढ़ा आदमी है जो उनको ढाबे पे मिला था। वो आदमी पास पहुंच के बोला, साहब आप इतनी रात को किसे ढूंढे हो साहब? अरे वो चंदू गाइड है ना, अभी मेरे साथ था, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। वो नाम सुनते ही बूढ़ा आदमी सकते में आ गया। उसने डरते डरते पूछा, साहब क्या नाम लिया आपने? अरे चंदू गाइड, प्रोफेसर यशपाल बोले। साहब कोई चंदू गाइड नहीं रहता अब यहाँ। बूढ़ा आदमी गुस्से में लग रहा था। अरे कैसे नहीं रहता, आज पूरा दिन मेरे साथ था वो। लेकिन साहब ये नहीं हो सकता, बूढ़ा आदमी खींचते हुए बोला। अरे क्यों नहीं हो सकता? प्रोफेसर यशपाल खींचते हुए लगभग चीखे। बूढ़ा आदमी रुका, फिर उसने मुड़ के प्रोफेसर यशपाल की ओर देखते हुए कहा, उसकी मौत तो 5 साल पहले हो गई थी साहब। इतना कह के वो आदमी मुड़ा और वापस लौट गया। प्रोफेसर यशपाल सन से खड़े रह गए। तभी उन्होंने देखा कि ठीक चंदू जैसा दिखने वाला एक लंबा सा आदमी झुरमुटों के दूसरी ओर उस पहाड़ी ढलान पे जा रहा है। बूढ़े आदमी की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी उनको। प्रोफेसर यशपाल का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वो बिना पीछे मुड़े हुए लगभग भागते हुए होटल की ओर चल दिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।